व्हाट इज सेल, सेल क्या होती है, यानी कि आज का टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन बायोकेमिस्ट्री। तो सेल क्या होती है, सेल सेल की बात करें तो सेल क्या होती है, सेल इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये एक एक्वस कंपार्टमेंट होती है, उनकी एक्वस कंपार्टमेंट जो कि एक सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, सराउंडेड रहता है, यानी कि एक एक्वस कंपार्टमेंट होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सेल सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल है जो पूरी जो सेल है, ये जो सेल है ये किसके कैपेबल होती है, ये होती है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट का मतलब जो किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड ना हो, यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होगी, अपने आप में ये एग्जिस्ट करेगी, यानी कि अपने आप में लिविंग की तरह काम करेगी, ठीक है। तो परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। और ये जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, तो ये अपने एसेंशियल फंक्शन करती रहती है, लाइफ के एसेंशियल फंक्शंस अपने आप ही करती रहती है, ठीक है। फिर इसके बाद है ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सेल प्रेजेंट होती है। और सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये दो टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है यूनिसेलुलर और एक हो सकता है मल्टी सेलुलर, ठीक है। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो कि एक सिंगल सेल से बने होते हैं, यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल से मिल करके बने होते हैं, ठीक है। और जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो ये लिविंग सेल्स हैं, जो लिविंग सेल्स हैं, ये जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेल से मिलकर के बने होते हैं, दो टाइप के होते हैं, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सिंगल सेल से मिलकर के बने होते हैं। और ये फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो कि वन सेल से मिलकर के बने होते हैं। मल्टी सेलुलर के अंदर एक से ज़्यादा, मोर देन वन सेल, यानी कि एक से ज़्यादा सेल्स से जो भी मिलकर के बने होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इनके अंदर इनकी जो स्पेसिफिक सेल है, स्पेसिफिक सेल जो होती हैं स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं, ठीक है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी जो स्पेसिफिक सेल्स हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं। और जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब बात करें हम इसकी साइंटिस्ट की, तो साइंटिस्ट की बात करें तो 1665 यानी कि 1665 के टाइम पे जो है रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने कि सेल को पहली बार डिस्कवर किया था, जिसने पहली बार फर्स्ट टाइम क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था। सेल किसके अंदर देखा था, कोर्क एक जो तना होता है उसके अंदर देखा था, कोर्क के अंदर देखा था, पीस ऑफ कोर्क के अंदर। तो उसने उस टाइम पे, उस साइंटिस्ट ने उस टाइम पे जो है सेल नाम की टर्म दी थी जो कि जिसे कि हम आज सेल कहते हैं, ठीक है। टर्म सेल वर्ड को कोइन किया था। और सेल जो वर्ड होता है ये लेटिन भाषा का शब्द है, किसका शब्द है, लेटिन लैंग्वेज का शब्द है या लेटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब कि क्या होता है, सेल जो लेटिन भाषा का शब्द जो सेलुला एक लेटिन भाषा का शब्द है जिसे कि इंग्लिश में सेल कहते हैं। और सेलुला का मतलब क्या होता है, कंपार्टमेंट, स्मॉल कंपार्टमेंट, यानी कि छोटा सा कमरा, स्मॉल कंपार्टमेंट। हुक जो रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट था, इसने पहली बार अपनी जो बुक थी जिसका नाम की जो है माइक्रोग्राफिया था, उस बुक के अंदर जो है इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो उसने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया के अंदर बताया था। और ये जो सेल्स जो पहली बार रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स डिस्कवर की थी, यानी कोर्क के अंदर जो सेल डिस्कवर की थी वो सारी की सारी कैसी थी, वो थी डेड सेल था, मतलब यानी कि उनके अंदर कोई भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं था। साइटोप्लाज्म जो है वो एब्सेंट था, इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं था। और इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या था, एंटोन वॉन लिवनहॉक साइंटिस्ट जो था वो एक पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने कि लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो लिविंग सेल्स जो है उसने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। तो उसने इन सेल्स को क्या कहा था, उन्होंने इन सेल्स को एनिमिक्यूल्स
एनिमिक्यूल्स का था एनिमलक्यूल्स ये वर्ड्स दिया था, और एनिमलक्यूल्स जो वर्ड था उसका मतलब होता है लिटिल एनिमल्स, ठीक है, छोटे एनिमल्स। तो इसके बाद जो है इंटरनल आर्किटेक्चर के बेसिस पे अगर हम सेल्स को डिफाइन करें तो इंटरनल आर्किटेक्चर के बेसिस के ऊपर जो सेल्स होती हैं उसके अंदर दो मेजर क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी क्लासेस होती हैं? फर्स्ट वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो सेल एक ऐसी यूनिट होती है जिसके पास की एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई हो, तो उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यानी कि जो अगर हम सेल का इंटरनल आर्किटेक्चर देखें, उसके अंदर के पार्ट्स देखें, तो ऐसी सेल्स जिनके पास की उनका न्यूक्लियस के पास एक मेम्ब्रेन हो, मेम्ब्रेन से वो घिरे हुए हों, तो उस सेल्स को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। लेकिन जिनके न्यूक्लियस के पास जो है मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इसके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसके पास प्रेजेंट होता है? यूकैरियोट सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वहीं पर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनका जो है कॉम्प्लेक्स इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, और लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होती, इतनी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती। लेकिन न्यूक्लियस के अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर जो है क्या प्रेजेंट होता है? जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके पास और अलग इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे कि क्या क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहें, या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहें, या फिर लाइसोसोम्स कहें, या माइटोकॉन्ड्रिया कहें, माइक्रोबॉडीज कहें, या वैक्यूल्स कहें, ये सारी किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट होती है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेल होती हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर जितनी भी ये सारी सेल्स हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और जो न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस भी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और ये जितनी भी सिस्टम होते हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके ये जिस भी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे इंसान किसके अंदर प्रेजेंट है? इंसान की धरती पर हवा के अंदर प्रेजेंट है, तो हमारा मीडियम क्या? हवा। तो ये जितने भी और कॉम्प्लेक्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सारे किस मीडियम के अंदर प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स है, यानी कि साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स है, उसे हम क्या कहते हैं? साइटोसोल। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या को क्या कहते हैं? साइटोसोल कहते हैं। और ये सारे ऑर्गेनेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके पास ना ही तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, ना ही इस तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ना ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, ना ही लाइसोसोम होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही माइक्रोबॉडीज होती है, ना ही वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके अंदर ना ही तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ना ही लाइसोसोम, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, ना ही माइक्रोबॉडीज, ना ही वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है एक बार बात करें तो एनिमल सेल के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होते हैं। तो अगर हम बात करें तो जो एनिमल सेल होती हैं उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म में भी दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं जिसे कि हम ऑर्गेनेल्स या फिर साइटोसोल्स कहते हैं। तो एक एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल जो कि प्रोटोप्लास्ट होती है उसके अंदर क्या क्या आता है? दो चीज़ें आती हैं। क्या क्या आता है? पहली चीज़ आती है प्रोटोप्लाज्म और दूसरी चीज़ आती है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। तो प्रोटोप्लाज्म के भी दो पार्ट होते हैं। क्या क्या पार्ट होते हैं? पहला होता है साइटोप्लाज्म, दूसरा आता है न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म के अंदर भी दो चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ क्या आती है? ऑर्गेनेल्स, और दूसरी चीज़ क्या आती है? साइटोसोल, ठीक है। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हैं, दूसरा पार्ट जो है एनिमल सेल का या फिर प्रोटोप्लास्ट का, तो उसके अंदर जो होता है इर्गैस्ट्रिक सब्सटेंसेस जैसे कि नॉन लिविंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस आते हैं, नॉन लिविंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस आते हैं।
जो कि साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। साइटोसोल, ये जो हमारे पास था ना साइटोसोल, ये बड़ा साइटोसोल, इसके अंदर क्या होता है, नॉन लिविंग इंसोल्यूबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हुए, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स हो गए, और ये सारी चीज़ें कहाँ देखने मिलती हैं, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हैं कहाँ पे होते हैं, लीवर सेल्स के अंदर होते हैं, और जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होते हैं कहाँ पे होते हैं, नहीं, कैल्शियम ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये था इसका एनिमल सेल के बारे में। तो इसके बाद है लिविंग फंक्शन, इसकी बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो लिविंग सेल जो होती है वो एक बायोकेमिकल फैक्ट्री की तरह काम करती है। एक जो लिविंग सेल होती है, लिविंग सेल जो होती है वो एक बायोकेमिकल फैक्ट्री की तरह काम करती है। जो लिविंग सेल होती है वो किसकी तरह काम करती है, बायोकेमिकल फैक्ट्री की तरह काम करती है। बायोकेमिकल फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, कोई भी सामान होता है वो इम्पोर्ट होता है, सिंथेसाइज यानी बनता है, एक्सपोर्ट होता है वो सामान, और डिग्रेड किया जाता है यानी कि और केमिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कोई भी फैक्ट्री, अगर एक फैक्ट्री को हम इमेजिन करें तो फैक्ट्री के अंदर क्या होगा, सामान का इंपोर्ट होगा, सामान को या तो बनाया जाएगा, सामान का या तो एक्सपोर्ट होगा, या फिर सामान को जो है रिसाइकिल किया जाएगा यानी डिग्रेड किया जाएगा, और रिसाइकिल करने के बाद उसके कंपोनेंट्स में तोड़ दिया जाएगा यानी कि केमिकल्स बना लिए जाएंगे। तो सेल के अंदर क्या होगा, लिविंग सेल के अंदर एक बायोकेमिकल फैक्ट्री की तरह ही, उसके अंदर भी इंपोर्ट होगा, उसके अंदर भी सिंथेसिस होगा, उसके अंदर भी एक्सपोर्ट होगा, उसके अंदर भी क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, और उसके अंदर भी केमिकल्स जो है वो बना दिए जाएंगे। और केमिकल रिएक्शंस जो होती है, एक सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। एक सेल के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन, उन्हीं के थ्रू तो क्या होता है, इंपोर्ट होता है, सिंथेसिस होता है, एक्सपोर्ट होता है, डिग्रेडेशन होता है, और क्या होता है लास्ट में केमिकल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जितनी भी सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, सेल मेटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, सेल मेटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट करती है। कौन, जितनी भी सेल के अंदर सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन विद इन अ सेल इज नोन एज सेल मेटाबॉलिज्म। तो लिविंग सेल एक क्या होती है, तो इस तरह हमने क्या बता रहा है कि एक लिविंग सेल जो होती है वो एक ओपन थर्मोडाइनमिक सिस्टम की तरह काम करती है। तो एक लिविंग सेल किसकी तरह काम करती है, एक ओपन थर्मोडाइनमिक सिस्टम की तरह काम करती है। अब एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम क्या होता है, एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर की जो है मैटर का एक्सचेंज होता है, यानी कि कोई भी चीज़ है, यानी कि एक जग है हमारे पास, मेटल का जग है, उसके अंदर हमने गर्म पानी डाल दिया तो वो एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम की तरह काम करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है उनके बीच में भी इंटरेक्शन हो रहा है, और उन गर्म पानी ने जो है उस जग को भी गर्म कर दिया, तो उस जग को अगर हम हाथ लगाएंगे तो हमें गर्म फील होगा। तो उसी तरह वो एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है। तो एक जो सेल होती है वो एक ओपन थर्मोडाइनमिक सिस्टम की तरह काम करती है, जो लिविंग सेल होती है वो एक ओपन थर्मोडाइनमिक सिस्टम की तरह काम करती है। कैसे, क्योंकि ये जो होती है कार्बन हुई, एनर्जी हुई, जो भी कार्बन या फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो मैटर के साथ एक्सचेंज करती है। जो भी कार्बन हुआ, एनर्जी हुआ, यानी कि जो भी इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन, जितनी बायोकेमिकल रिएक्शंस हुई उसके अंदर जितनी भी कार्बन प्रोड्यूस हुई या एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो उसको मैटर के साथ एक्सचेंज करती है। यानी मैटर के साथ एक्सचेंज करने का मतलब वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस के साथ एक्सचेंज करती है ताकि जो है बॉडी अच्छे से काम कर सके, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये दो कैटेगरीज के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये जो सेलर ये जो है ये अपने सराउंडिंग के साथ, हाँ सराउंडिंग, ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं ये सेल की जो सेल के अंदर जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई ये अपने सराउंडिंग के साथ मैटर के थ्रू जो है एनर्जी को जो है वो एक्सचेंज करती है, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करती है, ठीक है। तो सेल और सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होती हैं वो कार्बन, अब ये जो एनर्जी है वो किसके लिए होगी यूज, वे यूटिलाइज कंपाउंड्स को तोड़ने के लिए। कंपाउंड्स तोड़ेंगे तो हमारे पास मोस्टली जो भी बॉडी है वो कार्बन से मिलकर बनेगी, तो कार्बन टूटेगा और कार्बन टूटेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। तो ये जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो अब जो ये रिएक्शंस हैं ये किस पैरामीटर के ऊपर क्लासीफाई कर दी जाती हैं, एनर्जी के बेसिस के ऊपर, किस एनर्जी के बेसिस के ऊपर हम इसको इस एनर्जी के बेसिस के पैरामीटर के ऊपर, यानी कि एनर्जी जो क्राइटेरिया, एनर्जी के क्राइटेरिया के ऊपर जो है हम इसको जो सेल्स होती हैं उनको किस पार्ट में, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो होती है एनर्जी सोर्स के बेसिस पे, एनर्जी सोर्स के बेसिस पे क्या होती हैं, फोटोट्रोप्स। हाँ, तो एनर्जी सोर्स के बेसिस के ऊपर जो हम सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो कैटेगरीज के अंदर
डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी कौन सी है, एक तो होते हैं ऑटोट्रोफ्स या फोटोट्रोप्स, मोटोट्रोप्स। फोटोट्रोप्स पहले होते हैं फोटोट्रोप्स और दूसरे होते हैं कीमोट्रोप्स। तो फोटोट्रोप्स कौन से एनिमल कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एनर्जी सोर्स कहाँ से, अपनी एनर्जी सोर्स कहाँ से फुलफिल करते हैं, वो करते हैं लाइट से। इनकी जो लाइट है अगर वो इनको मिलेगी, लाइट जो फोटोट्रोप्स को मिलेगी तो अपनी एनर्जी सोर्स को जो है फुलफिल कर लेंगे, एनर्जी बना लेंगे। लेकिन जो कीमोट्रोप्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन या फिर केमिकल कंपाउंड्स, यानी जो भी केमिकल कंपाउंड्स है, कीमोट्रोप्स क्या करते हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन के थ्रू अपनी एनर्जी सोर्स को फुलफिल करते हैं, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। और केमिकल कंपाउंड्स दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो ऑर्गेनिक हो सकते हैं या फिर वो इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, ठीक है। तो जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो कीमोट्रोप्स के जो केमिकल कंपाउंड किस किस टाइप के हो सकते हो, एक तो हो सकते हैं ऑर्गेनिक टाइप के, एक हो सकते हैं इनऑर्गेनिक टाइप के, ठीक है। तो जब इन केमिकल कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी और उस एनर्जी प्रोड्यूस से वो जो है कीमोट्रोप्स अपनी एनर्जी फुलफिलमेंट को या रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब ये भी दो टाइप के हो सकते हैं। और दो ब्रॉड कैटेगरीज की बात करें तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर कार्बन सोर्स के ऊपर हमने बताया था ना एनर्जी प्रोड्यूस हो गया कार्बन टूटेंगे, तो कार्बन सोर्स के बेसिस के ऊपर जो है सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं, पहला होता है सेल ऑटोट्रोप्स और दूसरे होते हैं हेटेरोट्रोप्स, ठीक है। तो ये थे फोटोट्रोप्स और कीमोट्रोप्स। अब हमारे पास है कार्बन सोर्स के बेसिस के ऊपर है ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स। तो अब ऑटोट्रोप्स कौन से होते हैं, जो कि ऑटोट्रोप्स वो ऑर्गेनिज्म के वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से जो है अपनी कार्बन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ऑटोट्रोप जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से अपनी जो है कार्बन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। लेकिन जो हेटेरोट्रोप होते हैं वो ऑर्गेनिक कार्बन से जो है अपने लिए कार्बन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हेटेरोट्रोप्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन से अपने लिए कार्बन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था सेल के बारे में।